हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉट मेटल्स, यानी धातु और अधातुओं की बात हम कर रहे थे। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ ली थी और अभी धातु और अधातुओं को पढ़ने के बाद हम धातुओं को के निष्कर्षण पर आए थे, यानी कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में या धरती की सतह के नीचे कहीं पर धातु पाया जा रहा है और हो सकता है वो धातु अपनी क्रियाशीलता के आधार पर फ्री स्टेट में ना पाया जाए बल्कि एक कंपाउंड स्टेट में पाया जाएगा, यानी यौगिक के रूप में पाया जाएगा, जिसको कि अयस्क कहा जाएगा। तो उस अयस्क से धातु को किस प्रकार निष्कासित किया जाएगा यानी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, वही हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया को, जहां पर अयस्क से धातु को निष्कासित किया जाता है या उसका निष्कासन होता है, इस प्रक्रिया को ही धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी कहा जाता है। ओके, इतनी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। अयस्क क्या थे आपके? कोई भी ऐसा खनिज जिसमें धातु के पाए जाने की संभावना है या जिसे धातु को आप निष्कासित कर सकते हैं, उसको अयस्क कहा जा रहा था। ठीक है, और खनिज क्या थे? भूपर्पटी के नीचे कोई भी तत्व या यौगिक जो पाया जा रहा है वो सारे क्या है? आपके खनिज है। ओके, यहाँ पर ये चार्ट हमने देखा था जो हमें बता रहा था कि आपका अयस्क और क्या है? अयस्क है। इस अयस्क का क्या होगा? सांद्रण किया जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सांद्रण या शुद्धिकरण जिसे आप कहते हैं वो किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? यानी यहाँ पर वॉश भी हम बोल सकते हैं, या हम क्या कहेंगे कि रिमूव करेंगे हम गैंग को। किससे? आपके ओर से। गैंग क्या था आपका? जो भी उसमें रेत मिट्टी के कण थे, जो भी अशुद्धि थी, उन सबको हमने गैंग या मैट्रिक्स के अंदर रखा था। ओके, तो उनको जब हम हटाएंगे उसके बाद हम उस धातु को जो उस अयस्क में पाई जा रही है उसको इन तीनों के आधार पर डिवाइड करेंगे, यानी उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर। हमारे पास सक्रियता श्रेणी थी जिसमें ऊपर ज्यादा सक्रिय धातुएं थी और धीरे धीरे सक्रियता घटती जा रही थी, यानी वो धीरे धीरे कम अभिक्रियाशील हो रही थी उस सीरीज में जब हम नीचे की ओर चलते हैं। तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी, इसके आधार पर हम क्या करेंगे? आगे उनको निष्कासन की विधि का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार एक्सट्रैक्ट किया जाएगा मेटल को, वो डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पे। ओके, तो जैसे आपने हाई रिएक्टिविटी में देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस होगा किसका? जो आपका अयस्क है उसको मॉल्टन फॉर्म में यानी कि गलित अवस्था में लिया जाएगा और उसके बाद क्या होगा? प्योर मेटल की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो मॉडरेट रिएक्टिविटी के होते हैं या मध्यम जिनकी सक्रियता होती है, उनको दो प्रकार से देखते हैं। वहां पर दो प्रकार के आपके मेटल के ओर पाए जाएंगे, एक कार्बोनेट के रूप में, एक सल्फाइड के रूप में। जो कार्बोनेट के रूप में होंगे उनका कैल्सिनेशन किया जाता है, वहीं पर जो सल्फाइड के रूप में होंगे उनकी रोस्टिंग की जाएगी। फिर दोनों जब यहाँ पर कैल्सिनेशन हो गया कार्बोनेट्स का और सल्फाइड का, आपका रोस्टिंग हो गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेम प्रोसेस आगे चलेगी, यानी ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट किया जाएगा, देन रिडक्शन होगा, देन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ओके, इतनी हम लोगों ने किस में देख लिया था? जिनकी मीडियम या मॉडरेट रिएक्टिविटी होती है ऐसी धातु। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनमें क्या होंगे? सल्फाइड ओर के रूप में वो जनरली पाए जाएंगे, उनकी रोस्टिंग होगी, फिर मेटल में वो कन्वर्ट होंगे, देन लास्ट में उनकी रिफाइनिंग की जाएगी, तो हमें क्या? प्योर मेटल या धातुएं प्राप्त हो जाएंगी। ओके, इतना आप लोगों ने देख लिया था। जिन्होंने ये नोट नहीं किया है एक बार जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आज अलग अलग सक्रियता वाले धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे। ओके, तो इस प्रकार तीन तरह से हमने उनको वर्गीकृत किया था धातुओं को। एक निम्न अभिक्रियाशील धातु, एक मध्यम
अभिक्रियाशील धातुएं और एक उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, और इन्हीं के आधार पर, उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम क्या करेंगे, उनके एक्सट्रैक्शन के मेथड्स को फॉलो करें। धातुओं के निष्कर्षण के चरण, सबसे पहले क्या होता है, उनका समृद्धिकरण होता है, या जिसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कहा जा रहा है। ओके, यानी सांद्रण। ओके, तो ये सांद्रण क्या है, पृथ्वी से निकले अयस्कों, जो हमने क्या किया है, अर्थ की सरफेस से जो हमने वो पत्थर उठाए थे, हमने क्या बोला कि सरफेस के नीचे कुछ 100 फीट, 100, 150, 200, 250 फीट के अंदर क्या है, कोई तो अयस्क पाए जा रहे हैं, या ऐसे ऐसे पत्थर चट्टाने वहां पर हैं जिनमें धातुओं के पाए जाने की संभावना है, जिनमें धातुओं के पाए जाने की संभावना है, या जिनमें क्या है, धातुएं पाई जा रही हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो वो पत्थर हमने जो उठाए कहां से, धरती की सतह के नीचे से, उसमें क्या होंगी, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी की परत है, हमने क्या बोला था कि पेड़ पौधे अगर सड़ेंगे गलेंगे तो वो भी उसी के ऊपर जाएंगे, जानवर मरे वो भी उसी के ऊपर गए, इस प्रकार 200-250 फीट की एक लेयर उसके ऊपर आ गई थी। ठीक है, तो अभी जब हम 200-250 फीट नीचे से कोई पत्थर उठा रहे हैं, चट्टाने निकाल रहे हैं, किस लिए, कि वहां से हमें धातु को निकालना है, उस पत्थर से, उस चट्टान से। तो अभी उस पत्थर और चट्टान में क्या होंगे, मिट्टी, रेत जैसी कई सारी क्या होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी, यानी अशुद्धियां होंगी। उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा गैंग, या उनको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, धातुओं के निष्कर्षण से पूर्व, जब तक धातुओं को निष्कर्षण किया जाएगा, ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, जो पत्थर हमने निकाला है उसकी सफाई करेंगे, ठीक है, उसको शुद्ध करेंगे, और यही क्या है, अयस्कों का समृद्धिकरण। ओके, तो अयस्कों, अशुद्धियों को हटाना अति आवश्यक होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हटाना। अयस्कों में से गैंग को हटाने के लिए जिन रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है वे अयस्क तथा गैंग के भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती है। ओके, किस प्रकार का वो अयस्क है, किस प्रकार का आपका उसमें धातु है, कौन सी धातु का वो अयस्क है, उसके आधार पर, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, उसका समृद्धिकरण करते हैं अलग अलग विधियों के द्वारा। ओके, इस पृथक्करण के लिए या आप इसे क्या बोल सकते हैं, सेपरेशन के लिए अनेक तकनीक अपनाई जाती हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स आप अपनाएंगे, किसके लिए, कि अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाएंगी, मेथड्स अपनाए जाएंगे, किसके लिए, आपके अयस्कों का सांद्रण करने के लिए, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। ओके, ये आपका पृथक्करण होगा, वो जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। समृद्धिकरण आपका ऐसा भी लिखा जाता है कहीं कहीं। ओके, तो इस प्रकार आपने क्या किया कि जो अयस्क आपको धरती की सतह से मिले थे, भूपर्पटी से मिले थे, या अर्थ की सरफेस के नीचे से मिले थे, आप क्या कह रहे हैं कि उनपे गंदगी है और अशुद्धियां हैं, उनको हमें क्या करना है, साफ करना है। वो अशुद्धियां क्या कही जा रही हैं, गैंग कही जा रही है। अगर पूछा जाता है कि गैंग क्या है, तो अयस्कों में जो मिट्टी, रेत के रूप में अशुद्धि है या इसके अलावा कोई अशुद्धि है, उसी को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके, और इस गैंग और मैट्रिक्स को अयस्क से पृथक करने की प्रक्रिया
को ही क्या कहा जाता है, अयस्कों का समृद्धिकरण कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले जो अयस्क मिला है धरती की सतह के नीचे से, उसके साथ ये मेथड अपना करके उसके बाहर जो इम्प्योरिटीज लगी हैं उनको साफ किया जाएगा। ओके, अभी निष्कर्षण शुरू नहीं हुआ है धातु का। चलिए, अब क्या हो गया, अब उनकी सक्रियता के आधार पर आप उस अयस्क में जो धातु है या वो जो जिस धातु का वो अयस्क है उसकी सक्रियता के आधार पर, धातु की सक्रियता के आधार पर आप आगे के मेथड्स फॉलो करेंगे। ओके, तो पहला है आपका सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का मतलब क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु। ओके, यानी मेटल विद लो रिएक्टिविटी, जो कम अभिक्रियाशील धातु है। जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी तो जो यहाँ आ रही थी आपकी क्या आ रही थी, Ag, Au, प्लेटिनम, ये सारी आ रही थी। तो ये कैसी है, ये कम रिएक्टिविटी की, यहाँ पर कॉपर वगैरह भी आती है आपकी। तो उन सारे के बारे में पढ़ेंगे। मर्क्यूरी हो गया, ठीक है। ये एग्जैक्ट उनका ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये सारे जो तत्व हैं या धातुएं हैं या लो रिएक्टिविटी की होती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण यानी कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किया जाएगा। कम अभिक्रियाशील होने के कारण धातुओं को मात्र गर्म करने पर ही धातु की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, धातुओं को मात्र गर्म करने, क्योंकि ये ज्यादातर धातुएं फ्री स्टेट में पाई जाएंगी, अयस्क के रूप में नहीं पाई जाएंगी। कोई कोई हो सकता है कि अयस्क के रूप में भी पाई जाए, लेकिन जो अयस्क के रूप में नहीं पाई जा रही है उनको सिर्फ आप गर्म करेंगे धातुओं को। ठीक है, अयस्क के रूप में क्यों नहीं पाई जा रही, क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील है, वो धातु किसी के साथ अभिक्रिया करके अयस्क नहीं बना रही है। तो मोस्टली हो सकता है कि धातुएं क्या होंगी, आपको प्योर फॉर्म में मिले, प्योर फॉर्म आप कह रहे हैं यानी फ्री स्टेट में मिले, किसी कंपाउंड के रूप में ना मिले, लेकिन अशुद्धि उसमें तब भी होगी। तो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ धातु को गर्म करेंगे और गर्म करने से ही आपको धातु प्राप्त हो जाएगी। ओके, दूसरा क्या कह रहे हैं कि सल्फाइड वगैरह के रूप में, जब हम मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी देख रहे थे तो हमने क्या देखा था कि सल्फाइड ऑफ ओर, अयस्क सल्फाइड के रूप में आपको मिल सकता है। ओके, तो वहां पर पहला लेके चलते हैं HgS सिनेबार जिसे कहा जा रहा है, या मर्क्यूरी का सल्फाइड जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। मर्क्यूरी का एक अयस्क है HgS जिसे सिनेबार भी कहा जाता है। वायु की उपस्थिति में गर्म झरने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है। ये जो सिनेबार है इसको क्या किया जा रहा है, वायु की उपस्थिति, जब भी वायु की उपस्थिति कहा जाता है दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे गर्म झरने पर यानी पानी का झरना होगा, गर्म होगा जो कि, ठीक है, पर ये सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड देता है। तो यानी मर्क्यूरिक का जो सल्फाइड था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ओके, और बनाता है वो अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में बदल जाता है, और उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और मरकरी ही तो हमें निकालना था, किससे, इस सिनेबार से हमें क्या प्राप्त करना है, HgS से हमें Hg निकालना है, यही तो निष्कर्षण है। समझ रहे हैं, हमारे पास HgS था, हमें चाहिए मरकरी, हमें मरकरी धातु चाहिए और हमें पता है कि कहीं पर सिनेबार पाया जा रहा है, तो सिनेबार यानी HgS, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड में आपका मरकरी है, तो उस मरकरी को निकालना है। तो उस मरकरी को निकालने के लिए पहले क्या किया गया, वायु की उपस्थिति में उसको गर्म झरने पर रखा गया। फिर क्या हुआ, गर्म झरने पर रखने के बाद वो मर्क्यूरिक सल्फाइड जो था वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब वो ऑक्साइड क्या होगा, और ज्यादा टेम्परेचर देने पर सीधा मरकरी में कन्वर्ट हो गया, और यही हमें किस रूप में मिला, शुद्ध मरकरी के रूप में मिला। ओके, शुद्ध मरकरी। अभी उस मरकरी को और प्योरीफाई करेंगे तो आपको रिफाइनिंग जिसे आप कह रहे थे, ठीक है, और रिफाइनिंग के बाद आपको प्योर मरकरी प्राप्त हो जाएगा, जो कि एक धातु है जिसे पारा भी कहा जाता है, जो आपके थर्मोमीटर में भी उपस्थित रहता है। ओके, और आप क्या पढ़ते हैं, ये ओनली मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर। ओके, तो क्या हुआ,
3HgS लिया 3O2 के साथ, वायु की उपस्थिति का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी 2HgO बनाएगी, यानी कि मरकरी का ऑक्साइड बनाएगी, साथ में क्या बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अब ये जो 2HgO बना है, इसको अगेन बहुत ज्यादा तापमान दिया गया और तापमान देने के बाद ये 2Hg यानी यहाँ पर मरकरी में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन आपके अलग निकल गई। ओके, तो ये किसका था, मरकरी का एक्सट्रैक्शन था। मरकरी हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है, जो कि एक धातु है। और किससे प्राप्त की, मरकरी सल्फाइड से, मरक्यूरिक सल्फाइड से प्राप्त की। ये मरकरी क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु है, इजीली रिएक्ट नहीं करती है हर किसी से। ओके, इसी प्रकार Cu2S, ठीक है, कॉपर का जो सल्फाइड है में विद्यमान तांबे, यानी इसमें जो ये कॉपर प्राप्त है इसको हमें निकालना है। इसको वायु में गर्म करके इसका अयस्क प्राप्त किया जा सकता है, यानी इस सल्फाइड को 3O2 के साथ क्या किया गया, गर्म किया गया। 3O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ, जो कॉपर का सल्फाइड था उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म किया गया और कॉपर का क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड बन गया है। अगेन इस कॉपर के ऑक्साइड को दोबारा कॉपर के सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराया गया और यहाँ पर आपको कॉपर प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार तांबा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, कहाँ से, तांबे का जो सल्फाइड था अयस्क, वहां से हमने तांबा निकाल लिया है। अब इस तांबे से हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई बर्तन बना सकते हैं, कोई ऑर्नामेंट बना सकते हैं, अलग अलग आपके चीजें बनती हैं तांबे से। ठीक है, तो वो हम कुछ भी बना सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों इस प्रकार आप क्या करेंगे, HgS आपको कहीं पर मिला या कॉपर का सल्फाइड आपको कहीं पर मिला, तो उसका क्या किया जाएगा, सबसे पहले समृद्धिकरण होगा। इससे पहले हमने समृद्धिकरण पढ़ा, यानी अगर उसमें गैंग या मैट्रिक्स जैसे कोई भी अशुद्धि है तो उसको साफ किया जाएगा अलग अलग मेथड से। किसके आधार पर, ये जो आपका कॉपर का सल्फाइड है या जो कॉपर है उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग टेक्निक से वहां से गैंग को अलग किया जाए। फिर आपको पता है कॉपर का सल्फाइड है अगर, तो आपने देख लिया कि कॉपर किस में आता है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आता है, यानी कम अभिक्रियाशील है। तो फिर आप क्या करेंगे, कम अभिक्रियाशील होने की वजह से आप देखेंगे कि कॉपर के सल्फाइड को तो अगर हम सीधा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाती है, कॉपर में बदल जाती है। तो आप यही विधि अपनाएंगे, कॉपर के सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाएगा और जब वो गर्म होगी तो वो इस प्रकार कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, उसको फिर से क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा और फिर कॉपर का ऑक्साइड कॉपर के सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, कॉपर दे देगा, यानी जो आपका क्या है, तांबा है। ओके, तो इतना आपको यहाँ पर समझ आ गया है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं में आपने सिनेबार का देख लिया और कॉपर का भी देख लिया कि किस प्रकार मरकरी और कॉपर को आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ओर से, यानी अयस्क से। ओके, टी है आपका या सेकंड है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। मध्य में स्थित धातुओं का यानी जो मॉडरेट रिएक्टिविटी या मीडियम रिएक्टिविटी के आते हैं। ओके, मध्य में, जो कि ना बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है और ना ही बहुत कम अभिक्रियाशील है, बीच में कहीं इनकी अभिक्रियाशीलता होती है। और यहाँ पर आपने दो प्रकार के पढ़े थे, एक आपका कार्बोनेट्स आएंगे, एक आपका सल्फाइड आएंगे। जो कार्बोनेट्स होते हैं उनका क्या किया जाता है, कैल्सिनेशन किया जाता है, और वहीं पर जो आपके सल्फाइड होंगे उनका क्या किया जाएगा, रोस्टिंग की जाएगी। फिर सेम मेथड से जाते हैं ऑक्साइड में कन्वर्ट करके, फिर मेटल का प्यूरिफिकेशन होता है। ओके, प्रकृति में ये धातुएं प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। धातुएं जो होंगी, ठीक है, धातुओं के अयस्क की बात की जा रही है, मेटल अपने कार्बोनेट के अयस्क के रूप में या फिर सल्फाइड के अयस्क के रूप में।
तो यानी मेटल कार्बोनेट के अयस्क के रूप में है, तो उस कार्बोनेट के अयस्क से उस मेटल को निष्कासित करना है। वो सल्फाइड के अयस्क के रूप में है, तो उस सल्फाइड में से उस मेटल को अलग करना है। ओके, तो सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक सरल है। इसीलिए हम क्या कर रहे थे, सल्फाइड से पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था, तब ऑक्साइड से हम इधर उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। ओके, सल्फाइड का भर्जन द्वारा, भर्जन यानी रोस्टिंग जिसे हम कह रहे थे, उसके द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं तथा कार्बोनेट को निस्तापन यानी कैल्सिनेशन के द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। इसके पश्चात कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक यानी जो आपके क्या होंगे, रिड्यूसिंग हो गए या रिडक्शन में जिनका काम आएगा, का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कितनी चीजें समझ में आई। अभी आपको धातु का कोई क्या मिल गया है, कार्बोनेट मिल गया है। धरती की सतह में आपने खुदाई की और खुदाई करने पर आपने देखा अरे ये तो कार्बोनेट है, और कार्बोनेट किसका है, किसी धातु का है, मेटल का है, यानी इससे धातु को क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, धातु को वहां से निष्कासित करने से पहले उसकी सफाई करेंगे, क्योंकि उसमें मिट्टी है, रेत है, यानी गैंग और मैट्रिक जैसी अशुद्धियां हैं। तो आपने कोई भी टेक्निक अपना करके जो उसके लिए उपयुक्त थी, उससे गैंग को हटा लिया है, रिमूव कर लिया है, यानी कि आपने उसको शुद्ध कर लिया। किसको, ओर को, अयस्क को शुद्ध किया है अभी सिर्फ। ओके, अभी आपने देखा है कार्बोनेट है सपोज, फिर आपने क्या कहा कि अच्छा इसमें जो धातु प्रेजेंट है वो मॉडरेट रिएक्टिविटी की है, यानी मध्यम में पाई जा रही है, वो सक्रियता श्रेणी की, या आप क्या कहेंगे, मध्यम अभिक्रियाशील वो धातु है। ओके, और उसके आधार पर आप क्या देखेंगे, अच्छा इसमें कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का क्या होगा, निस्तापन होगा यानी कैल्सिनेशन होगा। और क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बोनेट से अच्छा क्या होता है, ऑक्साइड से धातु को निष्कासित करना। तो उस कार्बोनेट को पहले किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कार्बोनेट को किस में बदलेंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे, धातु कार्बोनेट को। अब वो कोई सी भी धातु का कार्बोनेट हो सकता है। उस धातु कार्बोनेट से हमने उसी धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया, किस विधि से, निस्तापन विधि द्वारा। और फिर हम आगे जाके उस ऑक्साइड से धातु को निष्कासित करेंगे। समझ गए। इसी प्रकार सल्फाइड के साथ आपने कहीं पर खुदाई की और कुछ 100 फीट के अंदर आपको कोई सल्फाइड प्राप्त हो गया, फिर आपने कहा अरे ये तो मॉडरेट रेंज की जो आपकी क्या आ रही हैं, धातुएं आ रही हैं रिएक्टिविटी की, उस धातु का सल्फाइड है। तो पहले सल्फाइड को क्या करेंगे, हम भर्जन द्वारा ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे और किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना आसान है। ठीक है, ऐसा करके हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे भर्जन निस्तापन द्वारा, और फिर बाद में रिडक्शन के द्वारा ऑक्सीजन को अलग कर देंगे और हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। ओके, यही होता है रिडक्शन में। अपचयन में आप क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन हट रही है या हाइड्रोजन जुड़ रही है। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार भर्जन और निस्तापन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जिंक के निष्कर्षण के समय निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो जिंक का निष्कर्षण हम देख रहे हैं। जिंक आपकी क्या है, धातु है। हम क्या कह रहे हैं, मध्य अभिक्रियाशील ये धातु है, यानी मॉडरेट रेंज की रिएक्टिविटी इसकी होगी, न बहुत ज्यादा क्रियाशील होगी, न ही बहुत कम क्रियाशील होगी। ठीक है, तो ये जिंक अपने सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाएगी, और वहां सल्फाइड और कार्बोनेट से पहले क्या प्राप्त किए जाएंगे, ऑक्साइड प्राप्त किए जाएंगे, और फिर ऑक्साइड से हम क्या करेंगे, जिंक को प्राप्त करेंगे। ओके, तो आपने क्या कहा, जो सल्फाइड है, सल्फाइड का, जिंक के सल्फाइड का भर्जन किया जाएगा, और भर्जन के बाद जिंक का ऑक्साइड मिलेगा। वहीं जिंक के कार्बोनेट जो होंगे उनका क्या किया जाएगा, कैल्सिनेशन यानी निस्तापन होगा, और निस्तापन के बाद जिंक का ऑक्साइड प्राप्त होगा। ओके, और जिंक के ऑक्साइड जब हमें प्राप्त हो गए निस्तापन और भर्जन के द्वारा, फिर हम क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड से जिंक को प्राप्त करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं।
भर्जन, पहले क्या कहा जा रहा है, रोस्टिंग। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर, गलनांक बिंदु यानी मेल्ट नहीं करना, उसको मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा कम रखना है टेम्परेचर, वहां तक उसको गर्म करेंगे। किसको, सल्फाइड ओर को, यानी जैसे जिंक का सल्फाइड आपने ले लिया है, ZnS जिंक की बात हो रही है, तो जिंक का सल्फाइड लिया है। इस जिंक सल्फाइड को सबसे पहले आपने क्या किया, आपने वही खुदाई की, कहीं पर कुछ 100 फीट के अंदर आपको जिंक का सल्फाइड मिल गया, आपने उसको उठा लिया, आपने कहा ये पत्थर, इसमें जिंक हो सकता है। तो पहले क्या करो, इस पत्थर को साफ करो। साफ कैसे किया, कंसंट्रेशन किया आपने, शुद्ध समृद्धिकरण किया अयस्क का, उसको वॉश कर लिया, या फिर कोई भी विधि अपनाई जो उसके लिए उपयुक्त रही होगी, उसके आधार पर उसका क्या किया गया, समृद्धिकरण हुआ, यानी उससे गैंग और मैट्रिक्स को अलग किया गया। फिर आपने कहा कि अच्छा ये जिंक का अयस्क है, जिंक मध्य क्रियाशील धातु है, तो अब उसको क्या करेंगे, मध्य क्रियाशीलता के आधार पर लेकर चलेंगे, उस विधि से लेकर चलेंगे वहां जहां से हमें जिंक को निकालना है। अब आपने क्या कहा, ये जिंक का सल्फाइड है, तो सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए रोस्टिंग की जाती है, यानी भर्जन विधि अपनाई जाती है। तो वही आपने अपनाई, आपने क्या किया, जो सल्फाइड अयस्क था, किसका, जिंक का, उसको वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया, और कहां तक गर्म किया, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उस पॉइंट से कम टेम्परेचर पे गर्म किया, यानी पूरी तरह से उसको मेल्ट नहीं किया। निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरफ से आपने उसको मेल्ट नहीं किया, या मेल्टिंग पॉइंट तक आप टेम्परेचर नहीं ले गए, उससे पहले भी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पर आप टेम्परेचर नहीं ले गए, और उससे कम टेम्परेचर पर आपने क्या देखा कि जो सल्फाइड है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भर्जन, यानी कि रोस्टिंग कहा जाएगा। ओके, और भर्जन का उदाहरण क्या है, जिंक का सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, गर्म किया जाएगा, और फिर जिंक का ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। ओके, इस प्रकार यहाँ पर ओर लिया जा रहा है, कोक लाइमस्टोन जो भी है, ब्लास्ट फर्नेस लगाया जा रहा है, ये स्मेल्टिंग के लिए या मेल्टिंग के लिए यहाँ से हॉट एयर पास की जाएगी, स्लेज आउट होगा, जो आपका स्लेज निकलेगा, और मॉल्टन मेटल यहाँ से निकल जाएगी, इस प्रकार। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम निस्तापन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका निस्तापन की बात की हमने यहाँ पे, यानी कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है, वायु की अनुपस्थिति में, अब वायु की उपस्थिति नहीं है, भर्जन में क्या था, वायु की उपस्थिति थी, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर कार्बोनेट में ऑक्सीजन है पहले से, तो यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में क्या किया जा रहा है, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क का मतलब क्या है, जिससे आपने गैंग को अलग कर लिया था समृद्धिकरण में, आपको याद है, ठीक है, इसलिए उसको सांद्रित अयस्क बोल रहे हैं, को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर, मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा टेम्परेचर, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, उस पर गर्म करेंगे, और फिर ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। समझ रहे हैं, क्योंकि ये कार्बोनेट है, ऑक्सीजन इसमें पहले से है, तो उसी से दोबारा ऑक्सीजन उसमें नहीं जोड़ी जा रही है, या आप क्या नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी, बल्कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगी। तो भर्जन में क्या था, ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, और यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दोनों में क्या हो रहा था, वहां पर जो गलनांक है उससे कम टेम्परेचर पे रखा जा रहा था, यहाँ पर भी गलनांक से कम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, लेकिन फिर भी ये टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन गलनांक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ऑक्साइड में परिवर्तित करने पर प्रक्रम निस्तापन कहलाता है, इसी को क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहा जाता है, और इसमें किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, जिंक ऑक्साइड में इनको कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकल, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट से लाइम आउट, यानी कैल्शियम का ये पूरा क्या हो रहा है, कैल्सिनेशन का प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। और लास्ट में क्या होता है, जो ये ZnO है, इससे आपकी जिंक प्राप्त कर ली जाती है। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो
यानी आपका क्या हुआ, यहाँ से भी जिंक ऑक्साइड मिली आपको ZnO, और कहाँ से, जो आपने भर्जन किया था वहां से भी जिंक ऑक्साइड मिली। इन सबको कार्बन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और जिंक प्लस CO आपके प्राप्त हो जाते हैं। तो यही जिंक हमको प्राप्त करनी थी और यह धातु हमको यहाँ पर प्राप्त हो गई। ओके, तो होपफुली आपको दोनों प्रकार की धातुओं का निष्कर्षण समझ में आ गया होगा, किस प्रकार निष्कर्षण हो रहा है, कम अभिक्रियाशील धातुएं भी और मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं भी। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में आपने भर्जन और निस्तापन पढ़ लिया है, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई और एग्जाम्पल भी आप इसमें देखेंगे, ठीक है, और कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशंस में आप लोग पूछ लेंगे। आने वाले सेशन में हम उच्च अभिक्रियाशील धातुओं की बात करेंगे, किस प्रकार उनको निष्कासित किया जाता है। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।